अप्रैल 2026। साउथ मुंबई का पायधुनी और भिंडी बाजार इलाका। इस्माइल कुर्ते रोड की गली में स्थित एक पुरानी लेकिन मजबूत इमारत, मुगल बिल्डिंग। इसी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर एक बेहद साधारण और खुशहाल परिवार रहता था, डोकाडिया परिवार। परिवार के मुखिया थे 44 साल के अब्दुल्ला डोकाडिया। अब्दुल्ला जो इलाके के मोबाइल फोन एक्सेसरीज के बाजार में काम करते थे, एक बेहद मेहनती और शरीफ इंसान थे जो सुबह भीड़भाड़ वाले लोकल ट्रेनों और बाजारों से जूझते हुए काम पर निकलते थे। वहीं उनकी 35 साल की पत्नी नसरीन थी। एक आम भारतीय मां की तरह नसरीन की पूरी दुनिया उनके पति और 2 बेटियों के इर्द गिर्द घूमती थी। नसरीन एक हाउसवाइफ थी। उनकी बड़ी बेटी आयशा 16 साल की एक होनहार बच्ची थी जो भाईखला के एक स्कूल में पढ़ती थी। आयशा ने हाल ही में अपनी 10वीं की परीक्षा पास की थी और सबसे छोटी सी बेटी थी 12 साल की जैनब, घर की सबसे चुलबुली और लाडली बच्ची थी। इन चारों की दुनिया अपने आप में मुकम्मल थी। अब्दुल्ला सिर्फ एक व्यापारी ही नहीं थे, बल्कि अपने इलाके में एक सुलझे हुए और समझदार इंसान के रूप में भी जाने जाते थे। जब भी मोहल्ले या जान पहचान में किसी का विवाद होता था तो अब्दुल्ला अक्सर बीच बचाव करने और मामला सुलझाने के लिए बुलाए जाते थे। 25 अप्रैल 2026। अब्दुल्ला अपने घर पर था, तभी उसे अपने फोन पर एक कॉल आती है। कॉल उसके करीब रिश्तेदार की थी, जहां कुछ समय बात करने के बाद उस रिश्तेदार ने कहा कि आज वो अब्दुल्ला के घर पर दावत पर आने वाले हैं। जिसके बाद दोनों पति पत्नी दावत के काम में लग गए। नसरीन सुबह से ही किचन में खाना बनाने लग गई। बाहर अब्दुल्ला और उनके बच्चे घर को साफ करने में लग गए। खाने में मटन बिरयानी बनने वाली थी, जिसके लिए अब्दुल्ला मार्केट जाकर मटन खरीद कर लाता है। नसरीन मटन बिरयानी बनाने में लग जाती है, जहां पूरे घर में खाने की महक फैल चुकी थी। आयशा और जैनब अपनी मां के साथ तैयारियों में हाथ बटा रही थी। तैयारी के बाद अब्दुल्ला अपने काम के लिए निकल जाता है। इसके बाद मां और बेटी अपने अपने काम में लग गए और शाम ढलते ढलते अब्दुल्ला भी अपनी दुकान से घर लौट आया। रात के करीब 10:30 बज चुके थे। घर की डोरबेल बजी और 5 रिश्तेदार दावत में शामिल होने के लिए घर आ गए। पूरा लिविंग रूम हंसी मजाक से गूंज उठा। सभी बेहद ही खुश दिखाई दे रहे थे। सबने मिलकर दस्तरख्वान पर मटन बिरयानी खाई, पुरानी यादें ताजा की और खूब बातें हुई। वहां उस कमरे में सिर्फ खुशियां थीं। करीब 12:30 बजे रिश्तेदार वहां से चले गए। उनके जाने के बाद घर में सिर्फ अब्दुल्ला, नसरीन, आयशा और जैनब बचे थे। इसके बाद अब्दुल्ला और नसरीन ने घर को साफ की, दावत के प्लेट्स और बर्तन साफ किए और दावत खत्म होने के बाद घर समेटने के बाद दोनों पति पत्नी और बच्चे थक गए थे। रात के 1 बज चुके थे। अप्रैल के महीने की कड़क गर्मी की वजह से उन्हें काफी पसीने आ रहे थे। गर्मी और उमस से राहत पाने के लिए अब्दुल्ला ने नसरीन से कहा कि नसरीन, फ्रिज में रखा हुआ तरबूज लेकर आओ, वो खाते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। जिसके बाद नसरीन किचन में जाकर वो ठंडा ठंडा वाटरमेलन लेकर आती है। वो लाल रसदार वाटरमेलन जो बाहर से बिल्कुल आम, बेदाग और ताजा दिख रहा था। अब्दुल्ला ने चाकू से उस तरबूज को 2 हिस्सों में चीर दिया। अब्दुल्ला ने उसे प्लेट में रखा और परिवार के चारों सदस्यों ने एक साथ बैठकर उसे खाया। ठंडे ठंडे वाटरमेलन को खाकर चारों को थोड़ी राहत मिली। इसके बाद पानी पीकर और लाइटें बुझाकर अब्दुल्ला, नसरीन, आयशा और जैनब अपनी अपनी जगह पर सोने के लिए चले गए। सुबह के करीब 5 बज रहे थे। अचानक 12 साल की मासूम जैनब नींद से उठ जाती है और उसके पेट में एक ऐसा दर्द उठा जो वो सह नहीं पा रही थी। उसकी चीख सुनकर अब्दुल्ला और नसरीन भी जाग जाते हैं। कुछ देर के बाद जैनब को तेज उल्टियां और डायरिया शुरू हो गया था। इससे पहले कि अब्दुल्ला और नसरीन अपनी छोटी बच्ची को संभाल पाते, 16 साल की आयशा भी उसी भयानक दर्द से तड़प उठी। आयशा भी अचानक उल्टी करने लग गई। दोनों बेटियों को उल्टी करता देख अब्दुल्ला और नसरीन काफी डर गए थे। उन्होंने उन्हें संभालने की कोशिश की, इससे पहले कि वो किसी से मदद मांग पाते। कुछ ही मिनटों में नसरीन और खुद अब्दुल्ला भी उसी खतरनाक दर्द और शरीर में जकड़न का शिकार हो गए। चारों को एक साथ भयानक उल्टियां, चक्कर और पेट में दर्द होने लगी। उनका शरीर मानो किसी भयंकर आग में जल रहा था। डोकाडिया परिवार की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। घर के अंदर से आवाज आने की वजह से एक पड़ोसी जल्द ही उनके पास आता है और उनकी ये हालत देखकर उन्हें तुरंत बिल्डिंग के ही एक स्थानीय डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर ने तुरंत ही उनका टेस्ट किया, लेकिन उनकी नब्ज इतनी तेजी से गिर रही थी और हालत इतनी नाजुक थी कि डॉक्टर ने उन्हें बिना समय बर्बाद किए बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी। उन्हें पहले तो साबू सिद्दीक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनके शरीर के अंग एक एक करके काम करना बंद कर रहे थे। चारों लोग काफी ज्यादा तकलीफ में दिखाई दे रहे थे। सिद्दीक अस्पताल में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें तुरंत मुंबई के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक सर जेजे अस्पताल के आईसीयू में रेफर कर दिया गया। जेजे अस्पताल के आईसीयू में डॉक्टरों ने इलाज करना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स ने तुरंत ही उनके पेट से उस वाटरमेलन को निकालने के लिए पेट की सफाई की, लेकिन मेडिकल साइंस के हाथ बंद चुके थे, क्योंकि जो भी चीज उन्होंने खाई थी उसे खाए हुए 4 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका था।
और उस वाटरमेलन में जो कुछ भी था वो उनके खून के जरिए उनके एक एक सेल और सांसों तक पहुंच चुका था। चारों की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। डॉक्टर्स को समझ ही नहीं रहा था कि असल में उन्हें हुआ क्या है। धीरे धीरे चारों कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन सबसे पहले उस मौत ने सबसे कमजोर शरीर पर वार किया। सुबह के करीब 10 बजे घर की सबसे छोटी और चुलबुली बच्ची मौत से लड़ रही थी, लेकिन शरीर इतना कमजोर हो चुका था और एक एक ऑर्गन काम करना बंद कर चुका था कि वाटरमेलन ने उस बच्ची की जान ही ले ली। डॉक्टरों के मुताबिक उसका वजन और शरीर छोटा होने के कारण उस वाटरमेलन में जो भी था वो तेजी से उसके दिमाग और दिल तक पहुंच गया था। जैनब की मौत के कुछ ही घंटों बाद दोपहर के समय बड़ी बहन आयशा का शरीर भी जवाब देने लग गया था। आयशा भी कोशिश कर रही थी, लेकिन अफसोस वो भी नहीं बच पाई। अपनी दोनों बेटियों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देख नसरीन पूरी तरह से टूट गई थी। उसका शरीर भी मौत से लड़ रहा था, वो भी काफी कमजोर पड़ गई थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने बेटियों की मौत की खबर सुनी, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो भी मौत की नींद सो गई। एक हंसता खेलता परिवार कुछ ही घंटों में ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। सिर्फ अब्दुल्ला डोकाड़िया की सांसें अभी भी चल रही थी। उसका शरीर मजबूत था, इसलिए वो सबसे ज्यादा देर तक उस दर्द से लड़ते रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर भी जवाब दे रहा था। उसके ऑर्गन भी काम करना बंद कर रहे थे। इसीलिए रात के करीब 10 बजे मरने से ठीक पहले अब्दुल्ला ने जे मार्ग पुलिस को अपना डाइंग डिक्लेरेशन दिया। अपनी टूटती सांसों के बीच अब्दुल्ला ने पुलिस को बताया कि उसके घर पर मेहमान आए थे, उन्होंने साथ बैठकर खाना खाया और उनके जाने के बाद हम चारों ने तरबूज खाया था और उसी के बाद हमारी ये हालत हुई। 26 अप्रैल 2026 रात 10:30 बजे अब्दुल्ला डोकाड़िया ने भी अपना दम तोड़ दिया। डॉक्टर्स ने इस परिवार को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के अंदर 4 जिंदगियां, एक पूरा परिवार खत्म हो चुका था, और वो भी सिर्फ एक साधारण वाटरमेलन खाने की वजह से। जब ये खबर अखबारों और न्यूज चैनलों पर आई तो पूरे मुंबई में दहशत का ऐसा माहौल बन गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। न्यूज चैनल में तरबूज में डाले जाने केमिकल्स को लेकर डिबेट होने लगे। लोगों को लगा कि बाजार में बिकने वाले तरबूजों में कोई भयानक बैक्टीरिया या फल पकाने वाला कैल्शियम कार्बाइड जैसा खतरनाक केमिकल मिला हुआ है। भाईखला के स्थानीय बाजारों से लेकर नवी मुंबई की विशाल होलसेल मार्केट एपीएमसी मंडी तक तरबूज की बिक्री अचानक शून्य हो गई थी। गर्मी के सबसे पीक सीजन में तरबूज के दाम कौड़ियों के भाव गिर गए थे। डर इतना ज्यादा था कि व्यापारियों ने ठेलों से तरबूज बेचने ही बंद कर दिए। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की डिपार्टमेंट ने पूरे शहर में तरबूज के सैंपल जमा करने के लिए एक टीम बनाई गई, जिसके बाद वो सभी जगह जाकर टेस्टिंग करने लग गए। शुरुआत में जे मार्ग पुलिस और आम जनता दोनों को यही लग रहा था कि ये एक फूड पॉइजनिंग का दुखद हादसा है। पुलिस ने एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। जे अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजय सुरासे को ये फूड पॉइजनिंग की थ्योरी हजम नहीं हो रही थी। एक आम फूड पॉइजनिंग या बैक्टीरिया के संक्रमण में इंसान को उल्टियां होती है, डिहाइड्रेशन होता है, लेकिन 12 घंटे के अंदर 4 स्वस्थ इंसानों के सारे अंग एक साथ काम करना बंद कर दें और उनकी मौत हो जाए। डॉक्टर सुरासे ने साफ कहा, इतनी तेजी से अंगों का फेल होना नॉर्मल नहीं है। ये कोई बैक्टीरिया नहीं, बल्कि किसी बेहद खतरनाक रासायनिक जहर का काम है। इस रहस्य को सुलझाने की जिम्मेदारी अब मुंबई के कलीना स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के कंधों पर थी। पुलिस ने डोकाड़िया परिवार के घर से बचे हुए मटन बिरयानी, घर के मसालों, पानी और उस कटे हुए तरबूज के टुकड़ों को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया था। इसके साथ ही चारों मृतकों के शरीर के अंदरूनी अंगों के सैंपल भी लैब भेजे गए। लेकिन एफएसएल के वैज्ञानिकों के सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी थी, क्योंकि मरने से पहले परिवार ने घंटों तक इतनी उल्टियां की थी और अस्पताल में उनका पेट इतनी बार धोया गया था कि जहर के अंश लगभग पूरी तरह से मिट चुके थे। आमतौर पर किसी भी जहर का पता 10 से 20 राउंड की टेस्टिंग में लग जाता है, लेकिन डोकाड़िया केस में वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए। 1 या 2 बार नहीं, फॉरेंसिक टीम ने उस तरबूज और मृतकों के विसरा की लगातार 54 बार टेस्टिंग की। 54 राउंड का यह केमिकल परीक्षण भारतीय फॉरेंसिक इतिहास के सबसे जटिल मामलों में से 2026 की रिपोर्ट सामने आ गई। जे अस्पताल की माइक्रोबायोलॉजी रिपोर्ट ने पहले ही साबित कर दिया था कि मृतकों के खून में बैक्टीरिया का कोई नामो निशान नहीं था। मतलब तरबूज प्राकृतिक रूप से खराब नहीं था। मटन बिरयानी, पानी और बाकी सारी चीजें बिल्कुल सुरक्षित थी। लेकिन जैसे ही पुलिस अधिकारियों ने कलीना एफएसएल की रिपोर्ट पढ़ी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस तरबूज के लाल टुकड़ों के भीतर और मृतकों के लिवर, किडनी और पेट के सैंपलों के अंदर सिर्फ एक चीज मिली थी, जिंक फॉस्फाइड। ये बाजार में मिलने वाला कोई आम केमिकल नहीं, बल्कि चूहों को मारने वाला सबसे खूंखार और जानलेवा जहर है।
जब ये जहर इंसान के पेट में जाता है तो पेट के एसिड के साथ मिलकर ये फॉस्फीन गैस बनाता है। ये गैस सीधे खून में घुल जाती है और शरीर के हर एक सेल तक ऑक्सीजन की सप्लाई को हमेशा के लिए काट देती है। इंसान तड़प तड़प कर ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ देता है। लेकिन ये रिपोर्ट का सिर्फ पहला झटका था। ऑटोप्सी करने वाले पैथोलॉजिस्ट ने एक ऐसा खौफनाक खुलासा किया जिसने पुलिस की रातों की नींद उड़ा दी। जहर के असर से मृतकों के शरीर के अंदरूनी अंग जैसे दिमाग, दिल और आंतें हरे रंग में बदल चुके थे। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि 40 साल के अब्दुल्ला के खून में जिंक फॉस्फाइड के साथ साथ मॉर्फिन नाम के एक बेहद पावरफुल ड्रग और दर्द निवारक दवा के अंश भी मिले थे। मॉर्फिन का इस्तेमाल सिर्फ गंभीर मेडिकल कंडीशन में होता है, फिर वो अब्दुल्ला के शरीर में कैसे पहुंचा? फोरेंसिक रिपोर्ट ने एक बात पत्थर की लकीर की तरह साफ कर दी थी। तरबूज के छिलके पर बाहर से कोई सुई का निशान नहीं था। मतलब जहर तरबूज के अंदर पहले से मौजूद नहीं था। किसी ने बड़ी चालाकी से उस तरबूज के कटने के बाद उसकी लाल फांकों पर यह जानलेवा चूहा मार पाउडर छिड़का था। एक साधारण तरबूज अब एक खौफनाक मर्डर वेपन बन चुका था और मुंबई पुलिस के सामने खड़ा था एक ऐसा अदृश्य कातिल जिसने कोई सुराग नहीं छोड़ा था। लेकिन सवाल यह था कि यह जहर तरबूज तक पहुंचा कैसे? फोरेंसिक विशेषज्ञों ने साफ कर दिया था कि यह जहर पाउडर के रूप में था और इसे तरबूज के कटने के बाद उसकी लाल फांकों पर जानबूझकर छिड़का गया था। मतलब कातिल या तो उस रात घर के अंदर मौजूद था या फिर किसी ने उस परिवार को जहर मिला हुआ तरबूज बाहर से थमा दिया था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया। भारी दबाव के बीच जांच में तेजी लाने के लिए केस के मुख्य जांच अधिकारी को बदल दिया गया। डॉक्टर प्रवीण मुंधे की देखरेख में पुलिस ने एक बार फिर डोकाडिया परिवार के घर की सघन तलाशी ली। पुलिस को यह उम्मीद थी कि अगर ये आत्महत्या या घर के अंदर हुई कोई गलती है तो जहर का खाली डिब्बा या पुड़िया घर में ही कहीं मिलनी चाहिए। लेकिन पुलिस के हाथ निराशा लगी। पूरे घर को छान मारने के बाद भी उन्हें वहां से जिंक फॉस्फाइड का कोई पैकेट नहीं मिला। घर में चूहों को भगाने के लिए सिर्फ एक हर्बल लिक्विड की बोतल और कुछ ग्लू पैड मिले जिनमें जिंक फॉस्फाइड नहीं था। इस बात ने पुलिस के शक को और भी पुख्ता कर दिया कि कातिल अपना काम करके जहर का डिब्बा अपने साथ ले गया था। कातिल कोई ऐसा शख्स था जो इस घर और इस परिवार के बेहद करीब था या उन्हें अच्छी तरह जानता था। कातिल की तलाश में जे मार्ग पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इलाके के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स खंगाले जाने लगे। 22 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच मुगल बिल्डिंग में आने जाने वाले हर एक शख्स की लिस्ट बनाई गई। पुलिस ने इस मामले में लगभग 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए। इनमें वो 5 रिश्तेदार भी शामिल थे जो 25 अप्रैल की रात को दावत में आए थे। लेकिन पूछताछ और मेडिकल रिपोर्ट से यह साफ हो गया कि उन रिश्तेदारों ने सिर्फ मटन बिरयानी खाया था और वे बिल्कुल सुरक्षित थे। उनका इस हत्या से कोई सीधा लिंक नहीं मिला। इसके अलावा पुलिस ने पायधुनी और भिंडी बाजार इलाके में चूहे मारने की दवा बेचने वाले 20 से ज्यादा दुकानदारों से भी लंबी पूछताछ की ताकि ये पता चल सके कि हाल ही में किसने भारी मात्रा में जिंक फॉस्फाइड खरीदा था। लेकिन वहां से भी कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। इसी बीच शहर में खौफ और अफवाहें बढ़ने लगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक वीडियो आग की तरह फैल गया। इस वीडियो में एक फल बेचने वाले अपने ठेले पर चूहों को दूर रखने के लिए राइटॉल नाम की चूहा मारने वाला दवा लगाता हुआ दिख रहा था। लोगों को लगा कि डोकाडिया परिवार की मौत इसी तरह ठेले वालों की लापरवाही से हुई है। दहशत इतनी बढ़ गई कि मुंबई भर में तरबूज की बिक्री पूरी तरह ठप हो गई। लेकिन पुलिस ने तुरंत इस अफवाह पर लगाम कसी। मलाड पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर दुष्यंत चौहान ने स्पष्ट किया कि ये वायरल वीडियो फरवरी महीने का मलाड इलाके का है और इसका डोकाडिया परिवार के केस से कोई लेना देना नहीं है। उस मामले में विक्रेताओं के खिलाफ पहले ही FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका था। यह साफ हो चुका था कि डोकाडिया परिवार की मौत किसी आम फल वाले की लापरवाही नहीं बल्कि एक टारगेटेड मर्डर थी। तो फिर वो तरबूज आया कहां से? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA की टीम ने जब जांच शुरू की तो एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात सामने आई। घटना के बाद जब FDA की टीम घाटी गली और इस्माइल कुर्ते रोड पर उस तरबूज बेचने वाले को खोजने गई तो उन्हें उस पूरे इलाके में एक भी तरबूज विक्रेता नहीं मिला। पिछले 2 दिनों से इलाके के सारे फल वाले गायब थे। शुरुआत में अफवाह उड़ी कि अब्दुल्ला का किसी बिल्डर के साथ विवाद था, लेकिन पुलिस ने इसे खारिज कर दिया। असल वजह कुछ और थी। अब्दुल्ला अपने इलाके में एक मीडिएटर के रूप में जाने जाते थे और वो डोमेस्टिक वायलेंस और टॉर्चर के खिलाफ बोला करते थे। इन दिनों अब्दुल्ला एक पारिवारिक विवाद को सुलझाने में मदद कर रहे थे। अब्दुल्ला इस मामले में एक मीडिएटर और अहम गवाह की भूमिका निभा रहे थे। अदालत की कुछ अहम कार्यवाहियां होने वाली थीं
और इस वजह से अब्दुल्ला पर कुछ बाहरी दबाव भी था। क्या किसी ने अब्दुल्ला को उस मामले में गवाही देने से रोकने के लिए ये खौफनाक साजिश रची? क्या कातिल ने पूरे परिवार को इसलिए खत्म कर दिया ताकि कोई चश्मदीद या बदला लेने वाला जिंदा ही ना बचे? और अब्दुल्ला के शरीर में मिला वो मॉर्फिन का ड्रग, क्या कातिल ने उन्हें बेहोश करने या जहर का कड़वा स्वाद छिपाने के लिए तरबूज में मॉर्फिन मिलाया था? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब वो कातिल अपने साथ ले गया। आज मई 2026 के मध्य में जे मार्ग पुलिस स्टेशन की फाइलें खुली हुई हैं। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ, सीसीटीवी खंगालने और 54 राउंड की फोरेंसिक टेस्टिंग के बावजूद इस दिल दहला देने वाले सामूहिक हत्याकांड का मास्टरमाइंड आज भी कानून की गिरफ्त से दूर है। पुलिस लगातार हर सुराग की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक किसी भी संदिग्ध की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और अदालत के फैसले का तो अभी सवाल ही नहीं उठता। डुकाडिया परिवार को शायद कभी पता भी नहीं चला होगा कि जिस फल को वे गर्मी से राहत पाने के लिए खा रहे हैं वो कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगियां निगल जाएगा। ये केस अब सिर्फ एक अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री बन गई है। अब देखना होगा कि क्या असल कातिल पकड़ा जाएगा या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।